हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए आज मैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको अपकमिंग एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। ये सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि अगर अभी तक भी आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आसानी से आपके क्लियर होते रहें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको इस मॉक टेस्ट में हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करते हुए आंसर को क्रॉस चेक करना है। एंड ज़रूर इस सेशन के एंड में अपना जो भी स्कोर हुआ है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। पेपर वन अगर अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप सभी के लिए 10 डेज क्रैश कोर्स लेकर आई हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स आपके लिए डेली लाइव क्लासेस रहेंगे, जिसमें डाउट्स डिस्कस किए जाएंगे एंड साथ में रिकॉर्डेड कोर्स भी दे रही हूँ, जिसकी मदद से बहुत आसानी से आप इन 10 दिनों में अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। पीडीएफ के फॉर्मेट में नोट्स आपको मिल रहे हैं, जिससे तैयारी करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड मॉक टेस्ट और क्वेश्चन बैंक है, जिसके साथ मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि 100% क्वेश्चन यहाँ से ही आपको देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है हिंदी और इंग्लिश में, ताकि अगर किसी भी सवाल में आप अटक जाते हो तो बहुत आसानी से उसको रिवाइज कर सकें। आप सभी ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आप जैसे जेके सेट एग्जामिनेशन का नाम लिखते हो, आपके सामने कंप्लीट पेपर वन का कोर्स आ जाएगा। आप देखिए यूनिट वाइज कोर्स है, तो जिसमें यूनिट की अभी तक आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, उस यूनिट से आप यहाँ पर तैयारी शुरू करिए। डेली लाइव क्लासेस में आपके डाउट्स डिस्कस किए जाएंगे एंड और भी कोई डाउट्स अगर रहते हैं, कंफ्यूजन रहता है, तो या तो आप चैट सेक्शन पे जा करके डिस्कस कर सकते हो, या फिर ये दो नंबर्स दे रही हूँ व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन है, the lowermost layer of the atmosphere which is closest to the surface of the earth is known as what? अब देखिए, पृथ्वी में आपको पता है कि वायुमंडल होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसमें उस परत के बारे में पूछा गया है जो कि पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होती है। ऑप्शंस है एक्सोस्फियर, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर। देखिए, ये बचपन में पढ़ी हुई चीजें हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अर्थ के सरफेस के सबसे ज्यादा नजदीक होता है ट्रोपोस्फियर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सेम क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे दूर कौन सी लेयर होती है, तो वो होती है एक्सोस्फियर। तो ये सीक्वेंस आप लोगों ने याद रखना है। ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर्स का डिफरेंस होता है, ये भी आपको इस इमेज में मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज, it is an online course aimed at unlimited participation and open access via the web is called what? यहाँ पर एक ऐसे ऑनलाइन कोर्स की बात बोली है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ओपन है, कोई भी स्टूडेंट जाकर उसमें कभी भी एनरोल हो सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज इसमें आपको मिलते हैं। ओके, ऑप्शंस है मास ओरिएंटेड ओपन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मास ओरिएंटेड ऑनलाइन कोर्स या फिर मास ऑनलाइन ओपन कोर्स। स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्टली मूक से रिलेटेड डेफिनेशन मिल जाएगी, जो कि है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये डायरेक्टली मूक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको समझना है, ध्यान से ऑप्शंस को देखना है कि क्या कहा गया है। ओके, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज यानी कि मूक क्या है? स्वयं पोर्टल का ही ये एक पार्ट है, उसी का एक वर्टिकल है, जिसमें स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मूक के कितने क्वाड्रेंट है, तो इसके होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। डिटेल में ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला सवाल है, रिसर्च रिलायज ऑन एक्सपीरियंस और observation alone, often without due regard for system and theory. It is a data-based research. The appropriate word in the blank is what? सिंपल सा क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स ने 2-3 बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, वो बोलेंगे मैम हमें नहीं आता। तो इसमें एक ट्रिक है, रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास में भी मैंने बताया है कि रिसर्च में कभी भी अगर आपको एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन ये दोनों टर्म एक साथ दिख जाती हैं, इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं एम्पेरिकल रिसर्च की। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसको याद कैसे रखना है? आप लोगों ने एम्पायर शब्द सुना होगा। एम्पायर कौन होते हैं? एम्पायर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, जिनको उस पर्टिकुलर गेम के बारे में सब कुछ पता होता है। और एम्पायर का काम क्या होता है? किसी को ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है,
वो अनुभवी इंसान होते हैं और लोगों को या फिर गेम का अवलोकन करना उनका काम होता है। तो इस तरीके से आप एम्पिरिकल को याद रख सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक के जो ट्रिक्स और आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ, जो भी चीज़ें हैं, ये सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि बाकी के सेशंस भी मैं कंटिन्यू करूँ, बाकी के ईयर्स के सेशंस भी हम कंटिन्यू करें, तो एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता दीजिए, ठीक है? Next is the government of India conducts census after every 10 years. The method of research in this process is called what? अब देखो, सरकार हर 10 साल के बाद जो है एक सर्वे कंडक्ट करवाती है, ठीक है, जनगणना करवाती है। तो जनगणना जो 10 साल के बाद होती है, ये प्रक्रिया अगर हम रिसर्च का इसको लिंक कर दे रिसर्च के साथ, तो ये क्या होता है? केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डेवलपमेंटल रिसर्च या फिर सर्वे। तो ये क्या होता है? सर्वे होता है। आप लोगों ने भी सुना होगा, आपस में भी लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे हो रहा है कि जनगणना करनी है, कितने लोग नए पैदा हुए, कितनों की मृत्यु हो गई, ये सब चीजें सर्वे के अंदर आती है, ठीक है? Next is TV channel launched for covering only engineering and technology subject is known as। तो आप सबको पता है कि स्वयं प्रभा नाम का एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर हमारे पास अभी लेटेस्ट डेटा की अगर बात करें तो 40 DTA चैनल है। इसमें बोला है कि जो सिर्फ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट इन 40 DTA चैनल्स में से पढ़ाते हैं, उस चैनल का नाम क्या है? तो देखिए, ये 40 DTA चैनल्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आप शुरू के 6-7 नाम याद रख लीजिए और अंत के कुछ नाम याद रख लीजिए, ठीक है? जैसे या फिर फेमस टेक्नोलॉजी जो है, इनके नाम याद रख लीजिए, बहुत आसान है, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। सो इंजीनियरिंग और इससे रिलेटेड है एकलव्य। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं, बताइए किसान नाम का कोई चैनल स्वयं प्रभा के अंदर आता है या नहीं? अगर आता है तो किसान नाम के चैनल में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, मैंने दे दिया आपको होमवर्क, जिसका आंसर कमेंट करके बताओगे। Why should a teacher not be punished severely? Why should a student not be punished severely? ठीक है, यानी कि एक स्टूडेंट को बार बार कड़ी सजा क्यों नहीं देनी चाहिए? ही में क्वारल विद द टीचर, यानी कि वो शिक्षक से झगड़ा कर सकते हैं। ही में लीव द स्कूल एंड ज्वाइन अनदर, कि वो दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लेंगे। पेरेंट ऑफ द स्टूडेंट में क्वारल विद द टीचर, की इसमें पेरेंट के जो छात्र के माता पिता हैं, वो टीचर से आके लड़ाई कर सकते हैं, इसलिए बच्चों को नहीं डांटना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है द स्टूडेंट में डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज स्टडीज, टीचर एंड स्कूल। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट है, उनको अगर बार बार हम हर बात पे डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, तो एक नेगेटिव एटीट्यूड उनका आएगा पढ़ाई से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, तो वो स्कूल आना पसंद नहीं करेंगे। एंड धीरे धीरे ऐसे में देखा गया है कि स्टूडेंट्स का पढ़ाई पर से मन हटता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स टीचिंग मॉडल्स? सो टीचिंग मॉडल क्या होता है? जिसमें कि टीचर ऐसे टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स इजीली कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें और आसानी से गेम्स के थ्रू या फिर स्टोरीज के थ्रू वो अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। तो ये लर्निंग मॉडल्स हैं, इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स हैं, टीचर मॉडल्स हैं, या फिर लर्नर इंटरेक्शंस है, सॉरी। ठीक है, सो इसमें क्या है? इंस्ट्रक्शनल मॉडल। जो टीचिंग मॉडल होते हैं, ये हमें बताते हैं कि एज अ टीचर आपको स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना चाहिए। अब क्लास में हर एक स्टूडेंट का मेंटल लेवल तो बराबर नहीं होता, तो ये हमें बताते हैं कि वीक स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स होते हैं कि कैसे निर्देश कक्षा में दिए जाने चाहिए। अगला सवाल है, अंडर दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुला इज टू बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट? अभी देखिए, हमने कल ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा था, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। इसमें बोला है कि पहले 10+2 स्ट्रक्चर होता था एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में, अब उसको हटा करके क्या बना दिया गया है। इसमें अगर ये पार्ट नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है, तो बस इसको याद रख लीजिए। ये बना दिया गया है 5+3+3+4, ठीक है। पहले होता था 10th क्लास तक के बच्चे एक छोटे लेवल पर होते थे, फिर +1 +2 होती थी। अभी 3 साल से 8 साल के बच्चे, 5 साल, 8 से 11 3, 11 से 14 3 और 14 से 18 4। ये एज लिमिट के हिसाब से, एज के हिसाब से ग्रुप किया गया है। तो देखिए, आप यहाँ से भी
आइडिया लगा सकते थे कि क्या करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज unsolicited, usually commercial messages such as email, text messages, and internet postings sent to a large number of participants or posted in a large number of places are called what? अब देखिए बहुत सारे जैसे ईमेल हैं, मान लीजिए मेरे कंपनी में हम 200 लोग काम करते हैं, ठीक है? मेरा नाम अंकिता है, मैं सीनियर हूँ, मैंने इन अंडर मेरी टीम में जो 200 लोग हैं उनको मैसेजेस करने हैं, ठीक है? लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स यानी कि बहुत से लोगों को सेम मैसेज करना है, ओके? तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बैकबोन, न्यूज ग्रुप, स्पैम या यूजनेट? सो इसके लिए स्पैम यूज किया जाता है, ओके? और यहाँ पर देखो क्योंकि अनसॉलिसिटेड कहा है यानी कि अनचाहे मैसेजेस कहा है, ओके? सो वो स्पैम में जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते हैं। अगर ये नॉर्मल मैसेजेस होते तो स्पैम कभी भी आंसर सही नहीं होता। नेक्स्ट इज इट इज बिलीव्ड दैट आउट ग्लोब इज वार्मिंग, सॉरी यहाँ पर आर है, ठीक है? इट इज बिलीव दैट आवर ग्लोब इज वार्मिंग प्रोग्रेसिवली, दिस ग्लोबल वार्मिंग विल इवेंचुअली रिजल्ट इन, हमारी जो दुनिया है, हमारी जो पृथ्वी है, ये बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। ये क्या परिणामित होगी, ठीक है? अंततः यानी कि इवेंचुअली क्या रिजल्ट इसका आएगा? इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल लैंड यानी कि उपयोगी भूमि बढ़ती जाएगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये कुछ भी नहीं होगा, पॉजिटिव चीजें तो कुछ भी नहीं होगी, ठीक है? फॉल इन द सी लेवल यानी कि सी लेवल है ये, ठीक है? यानी कि जो समुद्र के जल का स्तर है वो फॉल होता जाएगा, उसमें गिरावट आती जाएगी। अनफॉर्मिटी ऑफ क्लाइमेट एट इक्वेटर एंड पोल्स यानी कि भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर जलवायु की एक रूपता होगी, एक रूपता इनमें बिल्कुल भी नहीं होगी अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस यानी कि ध्रुवीय बर्फ जो है वो पिघलने लग जाएगी। अब देखिए आंसर आपको इजीली पता चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, तो पोलर आइसेस जो है वो मेल्ट होते चले जाएंगे। नेक्स्ट इज द वर्ड साइबरनेटिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, ये आईसीटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो इग्नोर भी कर सकते हो। साइबरनेटिक्स नॉर्बर्ट विनर के द्वारा सबसे पहले ये वर्ड यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड, इसमें मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब देखिए बाकी ऑप्शन पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, ये वाला ऑप्शन हमने बहुत बार पढ़ा है रिसर्च एप्टीट्यूड के, मेरे अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो जरूर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा, ठीक है? सो देखिए क्या बोला गया है इसमें, IBID क्या करता है, इन द सेम प्लेस, फुटनोट्स और ये सब चीजों से रिलेटेड अगर हम चीजें बार बार ऐड करते हैं तो IBID उसमें यूज किया जाता है। सो IBID को डायरेक्ट याद रखिए, इन द सेम प्लेस। सो फोर्थ का थर्ड हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अब फर्स्ट है CF डॉट, CF डॉट जो है वो होता है कंपेयर करने से, कि दो चीजों को अगर रिसर्च में हम कंपेयर कर रहे हैं तो CF पूरा कंपैरिजन का स्टेटमेंट नहीं लिखना होता, डॉट CF डॉट अगर लिखेंगे तो रिसर्चर समझ आते हैं कि यहाँ पर दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, ओके? सो फर्स्ट का फोर्थ है जिसकी वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देन वी हैव सेकंड ETAL डॉट, ठीक है? ETAL डॉट इज रिलेटेड टू एंड अदर्स, ठीक है? सो इस हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। OP डॉट CIT इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू इन द वर्क साइटेड। सो ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, ये टर्म्स मैंने बता दी, इस क्वेश्चन से इसको नोट कर लीजिए, ये काफी है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि अगर दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, इन दोनों की बातचीत के बीच में कौन सा ऐसा है जो कि बाधा नहीं बन सकता? नॉइस, आसपास शोर है तो वो बाधा जरूर बनेगी। अनक्लियर ग्राफिक्स यानी कि जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो हम एक दूसरे को कुछ फोटोज दिखा रहे हैं वो क्लियर नहीं है, तो भी वो एक बाधा बन सकती है, इसमें पूछा है नॉट अ बैरियर।
इन अटेंशन यानी कि मैं स्टोरी सुना रही हूँ, सामने वाला सुन ही नहीं रहा, उनका ध्यान फ़ोन पर है, तो ये भी एक बाधा है। लोकेशन बाधा नहीं बन सकती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ख़ास तौर पर तब अगर हम इन 3 ऑप्शंस के साथ इसको कंपेयर करें। लोकेशन अब जैसे मैं अपने सिटी में बैठ कर के आपको पढ़ा रही हूँ, आप अपने-अपने घर में, अपनी-अपनी सिटी में बैठकर ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो, ये सेशन सुन रहे हो, सो लोकेशन क्या हमारी कम्युनिकेशन में बाधा बनी है? नहीं बनी है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। It refers to the pramana of non-perception which consists in the preventative knowledge of negative facts. Okay? इसमें पूछा है प्रमाण ऑफ नॉन परसेप्शन, गैर धारणा के प्रमाण के बारे में बात की गई है। एक ऐसा प्रमाण का नाम पूछा गया है जिसकी कोई भी धारणा नहीं है, खास तौर पर जो कि नॉलेज ऑफ नेगेटिव फैक्ट से रिलेटेड हमें, जो कि नकारात्मक तथ्यों का निवारक हमें या फिर नकारात्मक तथ्यों के बारे में हमें जो नॉलेज देता है, उस प्रमाण के बारे में बात की गई है। ऑप्शंस है उपमना, उपमान, उपमना कंपैरिजन होता है, शब्द, अर्थपति यानी कि किसी का मीनिंग, अनुपलब्धि मतलब अनअवेलेबल। करेक्ट आंसर है अनअवेलेबल, अनुपलब्धि। फुल फॉर्म ऑफ SNTP, याद रखिएगा SMTP अलग चीज होती है, ये ICT में है, और SNTP इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। सो SNTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। इसमें डिटेल में नहीं जाना, बस फुल फॉर्म याद रख लीजिए। स्टूडेंट्स अभी देखिए ICT की सीरीज भी आपके लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर है, जहां पर ऐसी सारी फुल फॉर्म्स हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। जनरल एब्रीवेशंस ऑफ ICT करके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में मिल जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट जो मैं बोलती वो है SMTP। SMTP, ठीक है। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल सब लोग करते हैं, ईमेल जब एक जगह से दूसरी जगह को जाती है तो इंटरनली उसमें एक प्रोटोकॉल, एक रूल फॉलो किया जाता है जिसका नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल है, इफ द प्रोपोजिशन वेजिटेरियंस आर नॉट मीट ईटर्स इज फॉल्स, vegetarians are not meat eaters is false, then which of the following inference is correct? So ये क्वेश्चन है आपका लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड, जिसमें कि हमने ऑलरेडी AEIO वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है। फिर बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एक प्लेलिस्ट का, उस लिंक के अंदर सारे वीडियोस हैं, आप जरूर सर्च कर लीजिए, या फिर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ए का मतलब होता है ऑल, ई का मतलब होता है नो, आई का मतलब होता है सम, और ओ का मतलब होता है सम नॉट, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर वेजिटेरियंस आर नॉट मीट ईटर्स, नॉट यानी कि ये वाली स्टेटमेंट है, इसमें बोला है कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो ट्रू स्टेटमेंट कौन सी होगी, ठीक है। सम वेजिटेरियंस आर मीट ईटर्स इज ट्रू, सम वेजिटेरियंस आर मीट ईटर्स इज ट्रू। अब देखिए क्या होता है AEIO के कॉन्सेप्ट में, अगर ई फॉल्स है तो आई ट्रू होगा। यहां पर ये बोला था ई फॉल्स है तो आई ट्रू होगा, यानी कि इसमें बोला है सम वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो सम वेजिटेरियंस आर मीट ईटर्स, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है ऑल वेजिटेरियंस आर मीट ईटर्स इज डाउटफुल। याद रखिएगा AEIO के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, डिटेल्ड वीडियो है, मैं फटाफट बता रही हूँ सिर्फ यहाँ पर। इसमें अगर नो वाली स्टेटमेंट आप लोगों की फॉल्स होती है तो ये वाली ऑल वाली स्टेटमेंट हमेशा डाउटफुल ही होगी, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तीसरी स्टेटमेंट है सम वेजिटेरियंस आर नॉट मीट ईटर्स, सम वेजिटेरियंस आर नॉट मीट ईटर्स इज ट्रू, ये फॉल्स है, ऊपर से नीचे की तरफ को जब आते हैं तो स्टेटमेंट होती है ट्रू, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। सम वेजिटेरियंस आर नॉट मीट ईटर्स इज डाउटफुल, ये वाला ऑप्शन गलत है। सो ऑप्शन 1, 2, 3 जो है सही है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा अभी AEIO में, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी ये पढ़ाया है, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसको बोला जाता है लॉजिकल रीजनिंग में क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, ये जरूर पढ़ना है।
आईसीटी का क्वेश्चन है कैशे मेमोरी इज फास्टर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कैशे मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी से फास्ट होती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फास्ट मेमोरी होती है। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है रैंडम एक्सेस मेमोरी इज क्लोजर टू प्रोसेसर देन कैशे मेमोरी, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये इसके क्लोजर बिल्कुल भी नहीं होता। सो इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें एक तरफ आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग दिए गए हैं एंड दूसरी तरफ स्टूडेंट्स आप देख सकते हो बेसिक रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं इसी से रिलेटेड। ओके, सो यहाँ पर लेक्चर मेथड होता है। लेक्चर मेथड क्या है? एक ट्रेडिशनल मेथड है। डिस्कशन इन ग्रुप्स, बहुत से स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में बिठा दिया जाता है, एक टॉपिक उनको दे दिया जाता है और डिस्कशन करने के लिए कहा जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक ऐसा टॉपिक दिया जाता है जिसके बारे में स्टूडेंट्स को ज्यादा पता नहीं होता, वो आपस में ही डिस्कशन करके चीजों को क्लियर करते हैं। एंड अगला है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जो कि कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एक कंप्यूटर एडेड टाइप का टीचिंग मेथड होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में एज इट इज आया था बहुत बार। सो देखिए, लेक्चरिंग मेथड हमें बोलता है कि यूज ऑफ टीचिंग एड्स प्रोसीजर। ठीक है, जो टीचिंग एड्स होते हैं, जो पढ़ाने में एक टीचर को मदद करते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ठीक है, बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, मैप्स होते हैं। सो ये सारी टीचिंग एड्स प्रोसीजर्स लेक्चरिंग मेथड में इस्तेमाल किए जाते हैं। सो ए को हम थर्ड के साथ मैच करेंगे एंड इजीली यू कैन सी डायरेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला भी देखते हैं इसमें। डिस्कशन इन ग्रुप्स, ग्रुप डिस्कशन जो होता है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। ग्रुप डिस्कशन में बहुत ज्यादा आइडियाज जनरेट होते हैं। जैसे मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स अगर ग्रुप में हैं, एक ने कहीं से भी बात शुरू की, उनकी बात से कोई दूसरा पॉइंट उठाकर दूसरे पर्सन ने कुछ और बात बोल दी, तो करते करते डिस्कशन आगे बढ़ती जाती है और बहुत से नए आइडियाज जनरेट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड। ठीक है, इसमें टीचर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, स्टूडेंट्स भी आपस में फीडबैक दे सकते हैं और टीचर्स भी दे सकते हैं। देन वी हैव प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, कंटेंट डिलीवरी इन अ लिक्विड लैंग्वेज। ठीक है, एक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यानी कि मैं पूरा प्लान करके आई हूँ क्या पढ़ाऊंगी, कैसे पढ़ाऊंगी, और डायरेक्ट आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दूंगी। सिंपल सी लैंग्वेज में डायरेक्ट जो कंटेंट है वो आपको डिलीवर करवाया जाएगा, कोई इसमें ज्यादा एडवांस चीजें नहीं होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाई ऐश से रिलेटेड। सो हियर एज यू कैन सी, फ्लाई ऐश produced in thermal power plants is an eco-friendly resources for use in what? So agriculture as micronutrient, इसमें इसको यूज किया जाता है फ्लाई ऐश को। ठीक है, फ्लाई ऐश इसी से रिलेटेड होता है। देन वी हैव वेस्टलैंड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही। डैम एंड वाटर स्ट्रक्चर्स होल्डिंग, बिल्कुल सही। एंड ब्रिक इंडस्ट्री, ये भी सही है। सो करेक्ट आंसर हो गया ए, बी, सी एंड डी। इस तरीके के क्वेश्चंस में समझाने का कुछ नहीं है, बस आप लोगों को याद रखनी है थोड़ी सी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, जहां पर आप देखोगे आर के लक्ष्मण, के एस पिलाई, केशव, ईपी यूनिवर्स, ईपी उन्नी। ठीक है, एंड दूसरी तरफ कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे न्यूज़पेपर के नाम है यहाँ पर। ठीक है, आपको बताना है कौन इनके डेवलपर हम बोल सकते हैं। सो करेक्ट आंसर पे जाते हैं डायरेक्टली। इस तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तो नहीं होते हैं क्योंकि हम आइडिया नहीं लगा सकते क्या पूछा जाएगा, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर देख सकते हो। देखिए, इसके आंसर में हमें बोलता है आर के लक्ष्मण जो है, दैट इज a person who is related to Times of India. Then we have K.S. Pillai. He is related to Shankar's Weekly. Then we have Keshav is related to The Hindu. And E.P. Unni is related to The Indian Express. ठीक है, so not important question, but फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में जैसे ये 2023 में क्वेश्चन आया है सेट एग्जाम में, तो आप ये देख सकते हो 2024 में या उसके बाद ये पेपर में कैसे आएगा। जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, शंकर्स वीकली, हिंदू,
एंड इंडियन दी एक्सप्रेस। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस कवर हो गए। आप इसके बाकी के ऑप्शंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, द स्टेट्समैन, द ट्रिब्यून और दी टेलीग्राफ, इन तीनों से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नेम्स हैं या डेट्स हैं कि ये न्यूज़पेपर्स कब बने थे, या इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हो। एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में ये एज इट इज पूछी जाए। पेपर 2 के फाइनल रिवीजन के लिए एक स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं जिसमें आपको फुल सिलेबस अपडेटेड नोट्स एंड एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको आपके स्टेट और अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। एंड ये सारा कंटेंट पीडीएफ की हेल्प से मिलेगा जो कि ना सिर्फ एग्जामिनेशन बल्कि इसके बाद होने वाले इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं आपको इनके फाइल्स का एक्सेस मिल सकता है। इसके लिए गिवन नंबर्स पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है और पूरी जानकारी मिल जाएगी। ज्योमेट्री इन एंशिएंट इंडिया वाज डिस्कस्ड इन व्हाट? सो देखिए, प्राचीन भारत में ज्योमेट्री के बारे में कहां पर डिस्कस किया गया था? ऑप्शंस है अर्थशास्त्र, चरक संहिता, सल्वसूत्र या फिर सुश्रुत संहिता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसका जो आंसर है वो रहेगा सल्वसूत्रा। जब भी हम ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि सल्वसूत्रा में ही इसके बारे में सब कुछ लिखा गया है। एंड ये कौन से पीरियड की बात है? ये आपके वैदिक पीरियड की ही बात है। ओके, इसके अलावा अर्थशास्त्र के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि कौटिल्य जो है वो ऑथर थे अर्थशास्त्र के। तो अर्थशास्त्र से कभी भी क्वेश्चन आता है तो सिर्फ यही आता है। अगला है चरक संहिता। सो चरक संहिता आयुर्वेदा से रिलेटेड एक ओल्डेस्ट ट्रीटी है जिसमें एंशियंट मेडिकल साइंस और आयुर्वेदा के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिल जाती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है सुश्रुत संहिता। सो ये क्या होता है? सुश्रुत संहिता, चरक संहिता जो है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सुश्रुत संहिता मेडिकल ट्रीटी का एक बहुत जाना माना नाम है जिसको कि हम फादर ऑफ सर्जरी भी कह सकते हैं। ओके, सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता था एंड उसी के नाम पर ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है देयर आर मेजर टाइप्स ऑफ हेत्वाभ्यास, द करेक्ट नंबर इन द ब्लैंक्स इज व्हाट? सो देखिए, इसमें कहा है कि हेत्वाभ्यास के कितने टाइप्स होते हैं, सिर्फ इतना सा सवाल ये पूछा गया है। सो हेत्वाभ्यास के टोटल होते हैं 5 प्रकार। एग्जाम में इन 5 प्रकार के नाम भी जरूर पूछे जा सकते हैं, तो नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सो सबसे पहला हेत्वाभ्यास होता है असिद्ध। असिद्ध, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सेम रहेगा। असिद्ध, अनप्रूव्ड, जिस चीज को सिद्ध ना किया गया हो, प्रूव ना किया गया हो। दूसरा होता है सव्य विकारा। सव्य विकारा, इरेगुलर मिडल, फैलेसी ऑफ इरेगुलर मिडल इसको बोलते हैं। तीसरा आ जाता है हमारे पास सत प्रतिपक्ष। एच नहीं होगा, सत प्रतिपक्ष होगा। ठीक है, इसके बाद चौथा आ जाता है बाधिता एंड फिफ्थ आ जाता है विरुद्ध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विरुद्ध को हिंदी में बोला जाता है इसको इंग्लिश में कहा जाता है जनरल टर्म में कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। ठीक है, विरुद्ध, किसी के विरुद्ध, किसी के अगेंस्ट अगर हम बोलते हैं तो उसको विरुद्ध कहा जाता है। तो ये हेत्वाभ्यास के 5 प्रकार। अगला क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि 2009 में बनाया गया था। ठीक है, इट कवर्स चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप व्हाट? सो कौन से एज ग्रुप के बच्चों को इस अधिनियम के अंदर कवर किया जाता है? सो ऑप्शन है 3 से 18 साल, 5 से 18 साल के बच्चे, 5 से 14 साल के बच्चे या फिर 6 से 14 साल के बच्चे। सो करेक्ट आंसर है 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर कवर किया गया है। तो इसमें समझने का कुछ नहीं है, बस याद रख लीजिए। ठीक है, द विहारा ऑफ विक्रमशिला वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय whom? ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंशियंट यूनिवर्सिटी एक बहुत ही ज्यादा फेमस थी। इसमें जो विहार की बात की गई थी ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सम्राट धर्मपाल, गौतमी पुत्र शातकर्णी, सम्राट अशोक, वासुदेव कंद। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपके पास सम्राट धर्मपाल। तो ये एज इट इज हमने चीजें पढ़ी हैं अपने थियरी सेशंस में भी। इसके अलावा स्टूडेंट्स विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कब बनी थी,
कहाँ बनी थी, इसकी लोकेशन पहले थी, अब क्या है, क्या सेम लोकेशन पे अभी भी है, अब ये यूनिवर्सिटी है या नहीं है, तो ऐसे सब सवाल एग्जाम में आते हैं। विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी यूनिवर्सिटी, ये बहुत सी एंशियंट इंडियन फेमस यूनिवर्सिटी हैं जो कि एग्जाम में आती ही है। ऐप में आप लोगों को मिल जाएंगी इसकी ऑलरेडी वीडियोस, देख सकते हो। द ट्रीटीज बृहज्जातकम was written by whom? So it was written by वराहमिहिर। वराहमिहिर के द्वारा ये लिखा गया था। अगला क्वेश्चन रिसर्च से रिलेटेड है, जहां पर एक तरफ उसके टाइप्स और दूसरी तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। ओके, सो रिसर्च में फंडामेंटल बेसिक रिसर्च होता है, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च और इवैल्यूएटिव रिसर्च। सो देखते हैं ऑप्शंस। फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ perceived impact on an intervention, developing an explanation through theory building. So देखो सेकंड जो ऑप्शन है ये हमें आंसर ढूंढने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। कैसे कैसे कर सकता है, देखिए सेकंड ऑप्शन, डेवलपिंग एन एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। हम लोगों ने क्या किया, थ्योरी पहले बिल्ड कर ली, यानी कि नॉलेज गेन कर लिया, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन को हमने क्या करना है और वहां पे ज्यादा डेवलप करना है। इसमें बोला गया है इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन, इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन, यानी कि जो हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज है उस नॉलेज को यूज करके हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं, किसी प्रॉब्लम से बाहर इजीली निकल सकते हैं, तो वो होता है एक्शन रिसर्च, इमीडिएट एक्शन जहां पर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशंस। जो थ्योरी हमने कलेक्ट की थी, जो थ्योरी हमने पढ़ी थी, जो नॉलेज हमने गेन किया था, उस नॉलेज को अलग अलग सिचुएशंस में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हैं, वो सब हमें कौन बताता है, वो हमें बताता है अप्लाइड रिसर्च। थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स, सो ये आ जाता है आपका फंडामेंटल रिसर्च। सो इस अकॉर्डिंग देखेंगे, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है असर्शन रीजन बेस्ड। देखो बच्चों, अगर अभी आपको भी कंफ्यूजन है कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और चाहते हो कि डिटेल में एक ट्रिक्स वाली वीडियो लेकर आऊं, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी आपको कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सो असर्शन बोलती है, एक दावा यहां पर किया जा रहा है जो बोलता है कि द रिजर्वेशन ऑफ 33% ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली डज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेजिस्लेचर रिक्वायर। ठीक है, तो इसमें बोला है कि 33% जो महिलाओं के लिए सीट्स रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है पार्लियामेंट में एंड स्टेट पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली जो है वो इस चीज को नहीं मानते, वो बोलते हैं कि इस चीज की जरूरत नहीं थी। तो ये बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद रीजन इसका बोलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग election can allot 33% of seats they contest to women candidates without any constitutional amendment। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो यहीं से अगर आप ये समझ आते हो कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, तो यहीं से आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये गलत है, इसमें भी बोला है ये भी गलत है, यहाँ से हमें करेक्ट आंसर मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कम्युनिकेशन यूनिट का क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन रेफर्स टू डायलॉजिक रिलेशंस और फेस टू फेस वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये बोलता है कि फेस टू फेस दो लोग एक दूसरे के सामने बातचीत कर रहे हैं, कुछ डायलॉग्स एक दूसरे पे बातें कर रहे हैं, इस तरीके से फेस टू फेस वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल इन्वॉल्विंग देयर म्यूचुअल आइडियाज। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं अपने किसी म्यूचुअल आइडिया को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के, अपने बिहेवियर को लेकर के, लाइक्स डिसलाइक्स को लेकर के। ठीक है, एंड आंसर कंसर्निंग लाइफ एंड लिविंग इन जनरल। तो ये सब चीजों को लेकर के दो लोग फेस टू फेस आपस में बातें कर रहे हैं और अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। द इनअप्रोप्रिएट वर्क इन द अप्रोप्रिएट वर्क इन द ब्लैंक इज कॉल्ड। सो ये इंट्रापर्सनल है, इंट्रापर्सनल नहीं है, इंट्रापर्सनल होता है अपने आप से, अंतर व्यक्ति। ठीक है, यानी कि अपने आप से जैसे मन में कुछ सोच रहे हैं या बड़बड़ाते हैं, तो वो इंट्रापर्सनल होती है। ग्रुप में तो बहुत सारे लोग हो गए, मास में भी बहुत सारे लोग हो गए, जहां पर बोलता एक बंदा है, बोलता एक पर्सन है और उसको सुनते बहुत सारे, जैसे भाषण होता है, रेडियो होता है। ग्रुप में कुछ लोग होते हैं जो कि सबको बोलने का बराबर अधिकार होता है। सो करेक्ट आंसर क्या आ गया, डायडिक। ओके, नेक्स्ट इज
A mangrove is a shrub or small tree that grows in coastal saline or brackish water. डेसिबल इज अ यूनिट फॉर डेसिबल टर्म सबने सुनी है, ये क्या चीज मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? सो ये होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है pupils or students differ greatly in their susceptibility to anger due to heredity, health status, environment, and the way they are dealt with by the adults. As a teacher, how will you try to direct attention ऑफ द स्टूडेंट्स टूवर्ड समथिंग एल्स? अब देखिए कई बच्चों में ऐसा होता है ना, किसी की हेरिडिटी है, किसी का ये खानदानी है कि क्रोध बहुत जल्दी आता है, बहुत इमोशनल है, उनका हेल्थ स्टेटस कि कोई बच्चा बीमार ही रहता है। तो ऐसे में एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए कि उस बच्चे का ध्यान किसी और चीज पर आप आकर्षित करके उनको इन चीजों से थोड़ा सा ध्यान उनका दूर हटाने की कोशिश कर सको। तो उसके लिए दे मस्ट बी टॉट हाउ टू एक्सप्रेस एंगर सो एज टू अवॉइड डिसअप्रूवल। ये गलत है। एंगर शुड बी यूज्ड इन सोशली एक्सेप्टेबल चैनल। इसमें बोल रहे हैं कि एंगर, बच्चों को ये हमें सिखाना चाहिए कि गुस्सा सिर्फ वही करो जहां पर सोशली एक्सेप्टेबल आपका ये होना चाहिए, ठीक है। Grown up children should be taught a problem solving behavior in coping with situations that provoke anger. All of the above. So यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जो बढ़ते बच्चे हैं उनको बताना चाहिए, उनको ये सिखाना चाहिए कि कैसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे सिचुएशन, गुस्से पे कंट्रोल अगर नहीं हो रहा तो सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है ये भी बताया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, नेक्स्ट इज Indian Institute of Science, Indian Association for the Cultivation of Science, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूट सेंट्रल ऑफ हिमालयन कल्चरल स्टडी। ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ जाते हैं क्योंकि इसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये नाम है, आपको बस बताना है कौन सा इंस्टीट्यूट किस जगह पर है, तो इसको आप डायरेक्टली याद रख लीजिए। जो इस वीडियो का पार्ट 1 था वहां भी हमने कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ा है ना। सो आप देख सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगला है अ स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड अपॉन द एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, व्हाइल मेजर बेस्ड अपॉन अ सैंपल इज नोन एज स्टैटिस्टिक। ये रिसर्च एप्टीट्यूड में सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, सैम्पलिंग पैरामीटर से क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेम द प्रोजेक्ट विच हैज कनेक्टेड ऑल द पुलिस स्टेशंस। ये आईसीटी का क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि एक हमने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हमने अपने एरिया के सारे पुलिस स्टेशंस को आपस में एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड धीरे धीरे कंट्री के सारे पुलिस स्टेशंस को कनेक्ट कर दिया एक ही नेटवर्क में विद अटमोस्ट सीक्रेसी फ्रॉम जनरल पीपल। एंड जो आम आदमी है उनसे इनकी जो भी बातचीत हो रही है वो सीक्रेट ही रहेगी। इस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है पॉलनेट। पॉलनेट का मतलब है पुलिस का नेटवर्क, पुलिस नेटवर्क, तो पॉलनेट उसको नाम दिया है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी इज अ 2015 ब्रिटिश biographical drama film based on the 1991 book of the same name by Robert Kengel. It is about the Indian mathematician Srinivas Ramanujan, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, बस जनरल उसमें आ सकता है कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.2% ऑफ 5 लीटर्स। सो देखिए 5 लीटर का हमें 1.2% निकालना है, सो वो 60 होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा जो मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे वो मैं फटाफट से बताती हूँ आपको। एंड अगर इन्हीं मैथ्स के क्वेश्चंस पर बहुत डिटेल वीडियो चाहिए, ठीक है, कि डिटेल में सॉल्यूशन हम दें, तो वो आपको मिल जाएगा ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में। ओके, सो इस क्वेश्चन में बोला है a बाय b है 8/15, b बाय c है 5/8, देन वी हैव c बाय d 4/5, तो हमें ढूंढना है a बाय d, ठीक है। a बाय d हमें ढूंढना है तो बहुत इजी है, a बाय d का करेक्ट आंसर है 4/15। इस तरीके से आप देख सकते हो। अ मैन सोल्ड 2 आइटम्स एट 5,000, एक आदमी ने 2 चीजें 5,000 में बेची। 50,000 हो गया,
5,000 में एक पर्सन ने 2 चीज़ें बेची। आइटम ए भी 5,000 में, आइटम बी भी 5,000 में। एक में उसको 20% का फ़ायदा हुआ और एक में उनको 20% का नुकसान हुआ। तो बताइए कि कितने परसेंट का नुकसान हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफ़िट हुआ? ठीक है? मतलब ज़्यादा क्या हुआ? प्रॉफ़िट हुआ ज़्यादा या नुकसान हुआ ज़्यादा? अब ऐसे क्वेश्चन्स में देखिए क्या होता है, अगर सेम लॉस सेम प्रॉफिट बताया गया हो किसी सेम वैल्यू पर, तो आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हो। आपने क्या करना है, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 4% इसका डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। इसके लिए लॉन्ग मेथड भी है, जहां पर देखिए ये है फॉर्मूला जो कि आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप पढ़ सकते हो, कुछ भी नहीं है। देखिए 5,000 पे 20% प्रॉफिट में बोला है, ये 20% लॉस अगर 5,000 का होगा तो ये वैल्यूज आ गई। कॉस्ट प्राइस निकाला है, सेलिंग प्राइस निकाला है दोनों आइटम्स का। ठीक है, ओवरऑल लॉस कितना हुआ वो निकाला है, तो 4% का हो गया। फॉलोइंग इनकम्प्लीट सीक्वेंस, ओके सो यहाँ पर देखिए एक इनकम्प्लीट सीक्वेंस दिया है, ये 4, 16, 36 एंड 64। अगला नंबर जो क्वेश्चन मार्क बना होता है वो नंबर हमें ढूंढना है। सो नंबर होगा 100। कैसे, हमें क्या करना है, इनके बीच में जो भी वैल्यूज गिवन होती है इनके बीच में कॉमन रिलेशनशिप ढूंढना है। सो उसके लिए आप ये देख सकते हो, 4 को देखेंगे 2 का स्क्वायर, 16 इज 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, इस तरीके से करते चलोगे तो वैल्यूज आपकी आती जाएंगी। तो 64 की अगली वैल्यू पूछी थी, दैट इज 100। The simple interest on 6,000 for the period of 4th February 2022 से लेकर के 17th April 2022 तक 12.5 पर एनम का इंटरेस्ट था। ठीक है, तो इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है, दैट इज 150 रुपीज। अगला सवाल है, एक टेबल आपके पास दिया गया है जिसमें कि क्लास 5th से लेकर के क्लास 10th तक के नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स दिए हैं जो कि पास हो चुके हैं। ठीक है, अब सवाल है पहला, इन विच क्लास इज द डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर मैक्सिमम। ठीक है, सो मैक्सिमम कैसे निकालना है, यहाँ पर देखिए डिफरेंस है 20, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है आपके पास 20, हियर वी हैव 30, 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस है। तो मैक्सिमम किस में है, क्लास 8th में है। सो आप आंसर देख सकते हो क्लास 8। अगला सवाल है, इन विच क्लास इज द रिजल्ट ऑफ बॉयज लेस देन एवरेज रिजल्ट ऑफ गर्ल्स। इसमें आपको क्या करना है, बॉयज का सारा जोड़ना है, गर्ल्स का सारा जोड़ना है, फिर देखना है कि किस में ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं, तो वो आंसर होगा आपका 7th क्लास में। ठीक है, अगला है, इन विच पेयर ऑफ क्लासेस आर द रिजल्ट्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन इनवर्स रेशो। सो इसका आंसर होगा ये इनवर्स रेशो, मतलब मान लीजिए गर्ल्स एंड बॉयज बोला है, तो गर्ल्स में आपका ये क्लास है और बॉयज में ये क्लास है। ठीक है, इस टेबल को बना लीजिए। इनवर्स में आपको ये देखना है, जैसे मान लीजिए कि इस वाले सेक्शन में रेशो क्या निकल रहा है, बॉय ज्यादा है, 8/6 का रेशो है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, चीजें वैल्यूज इसकी निकालनी है। जैसे कि मैंने बताया है, इन्हीं मैथ्स के क्वेश्चंस पर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। अगला सवाल है आपका, देखिए अगले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इस पैराग्राफ के बेस पर रहेंगे। इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और फिर अगले क्वेश्चन पर जाइए। मैं डायरेक्टली आपको आंसर्स बताती हूँ, कोशिश कीजिएगा कि पैराग्राफ को खुद से सॉल्व करें। बेस्ड क्वेश्चन जिसमें कि पूछा गया है, द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इमीडिएट फीडबैक। सो यहाँ पर इंटरपर्सनल यानी कि अंतर व्यक्तिगत संचार के बारे में बात की गई है। सो देखो स्टूडेंट, दो कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में क्या होता है, एक व्यक्ति जब अपने आप से बात करता है, अपने आप से बात करने का ये मतलब है कि मान लीजिए आप किसी चीज की रिहर्सल कर रहे हो, शीशे के सामने आप बोल रहे हो या फिर मन में कुछ अपने आप से बात कर रहे हो, तो वो इंट्रापर्सनल होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर रहा होता है वो होता है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि डिसएडवांटेज इसकी ये है कि इसमें इमीडिएट फीडबैक हम लोगों को मिल जाता है।
स्टेटमेंट 2 बोलती है कि ग्रेटर एडवांटेज ऑफ मास कम्युनिकेशन इज इट्स डिलेड फीडबैक। सो आपको पहले मास कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये होता है जैसे कि भाषण दिया जाता है, एक व्यक्ति जो है वो बोल रहे हैं, मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं, एंड एक बहुत बड़ी ऑडियंस, यहाँ पर 50, 100, 200, 300 लोग जो हैं उस मैसेज को सुन रहे हैं। ये होता है मास कम्युनिकेशन। जैसे कि रेडियो आप लोग सुनते हो, रेडियो में एक व्यक्ति बोलता है और दुनिया भर के बहुत सारे लोग एक साथ सेम मैसेज को सुनते हो। न्यूज़ चैनल आप लोग देखते हो, तो ये सारे मास कम्युनिकेशन यानी कि जनसंचार के प्रकार के अंदर आते हैं। सो इसकी डिसएडवांटेज ये बोली है कि इसमें जो फीडबैक होता है वो बहुत डिले होता है, बहुत स्लो होता है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि अपने आप से अगर कोई बात कर रहे हैं, या सॉरी, एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं, सो इसमें इमीडिएट फीडबैक हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एंड मास कम्युनिकेशन का एडवांटेज ये नहीं होता कि इसमें डिलेड फीडबैक हो, इसमें फीडबैक होता ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, अब आप लोग रेडियो सुन रहे हो तो क्या आप लोग रेडियो वाले को फीडबैक देते हो? नहीं देते हो। तो ये इसका एडवांटेज नहीं है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है जिसमें कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट टाइप्स को कवर किया गया है रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। नहीं देखी है तो कमेंट कीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट आर अप्रोप्रिएट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग वीडियो फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट। सो इंटरनेट के थ्रू अगर आप लोगों ने वीडियो फाइल्स को शेयर करना है तो आप लोगों को कौन से वीडियो फॉर्मेट्स को यूज करना चाहिए? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए एंड ई। देखो ये जो है ये भी एक फाइल वीडियो का फॉर्मेट है और ये भी वीडियो फॉर्मेट है। ये और ये जो है ये होते हैं आप लोगों के पास ऑडियो फाइल के फॉर्मेट, ठीक है। अब जैसे देखो किसी भी इमेज के आगे मान लीजिए इमेज का नाम है abc.jpg, डॉट के बाद कोई भी वर्ड होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि कौन से टाइप ऑफ फाइल को यहाँ पर यूज किया जा रहा है। जेपीजी, पीएनजी ये हमें बताता है कि इमेज फाइल है। MP3 WMA हमें बताता है कि ये ऑडियो फाइल है, यानी कि कोई गाना है या कोई रिकॉर्डेड ऑडियो है, ठीक है। इसके अलावा GIF जो होता है वो मूविंग इमेजेस होती हैं। वैसे ही MP4 क्या होता है? इमेज नहीं, ये होता है वीडियो फॉर्मेट। अब होमवर्क क्वेश्चन मैंने दे दिया आप लोगों को कि .aif कौन सी फाइल होती है, ऑडियो वीडियो GIF फाइल होती है, कौन सी फाइल होती है, मुझे कमेंट करके बताइए। होमवर्क क्वेश्चन एग्जाम में 100% किसी ना किसी शिफ्ट में ये आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम learners were given training in following occupations in the fields of। so अगर हम लोग प्राचीन भारत शिक्षा प्रणाली की बात करें तो वहां पर जो स्टूडेंट्स होते थे उनको किस किस फील्ड में शिक्षा दी जाती थी? आर्किटेक्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डेयरी फार्मिंग। सो करेक्ट आंसर है ए, बी, सी एंड ई। सो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन की शिक्षा वहां पर नहीं दी जाती थी, बाकी सब कुछ सिखाया जाता था। हर एक फील्ड में वहां के उस समय के लर्नर्स जो है वो बहुत एक्टिव होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑफ इन कम्युनिकेशन। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, कम्युनिकेट अगर करते हैं, दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं ए एंड बी, सबसे पहले उन लोगों को कौन से स्टेप को फॉलो करना है? सबसे पहले इनपुट। ए ने कोई डेटा उनको देना है तो उनके पास इनपुट होना चाहिए। उसके बाद आता है डेटा प्रोसेसिंग की क्या बात वो करना चाहते हैं, ठीक है। इनपुट के लिए ये होना चाहिए एक पर्सन। उसके बाद क्या बात वो करना चाहते हैं, डेटा होना चाहिए, उसको डेटा एंट्री उनके पास होनी चाहिए। तीसरा जाता है प्रोसेसिंग की, जो डेटा एंटर है, जो उनके दिमाग में डेटा है, जो उनके दिमाग में बात है, उसको कैसे प्रोसेस करके किस तरीके से पर्सन बी तक पहुंचाना है। देन वी हैव स्टोरेज की, स्टोरेज कैसे उसको किया जाएगा। देन आउटपुट कि पर्सन बी या कंप्यूटर बी है उसकी आउटपुट हम लोगों को क्या बताता है। सो यहाँ पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में जब इंफॉर्मेशन शेयर होती है तो इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, ओके। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कोर्स बिल्डर ऑन विच नेपटेल कोर्सेज आर सीन वाज क्रिएटेड बाय। सो इट वाज क्रिएटेड बाय गूगल। ये 2022 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो कोर्स बिल्डर जो है इसको गूगल ने 2012 में डेवलप किया था। एंड किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से इसको डेवलप किया गया है? तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से इसको डेवलप किया गया है। एग्जाम में इसको जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है।
ओके, इसको गूगल ऐप इंजन, आपने जरूर गूगल ऐप इंजन के बारे में सुना होगा, उसकी मदद से इसको बनाया गया था। किसको बनाया गया था? कोर्स बिल्डर को बनाया गया था। So next question है, which among the following words processed कोठारी कमीशन with a whiz language? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोठारी कमीशन क्या होता है, कोठारी आयोग क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप लोग सब कुछ पढ़कर जाइएगा। सेपरेट वीडियो चाहते हो इस कमीशन पे तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, हमेशा की तरह आपकी रिक्वेस्ट को पूरा किया जाएगा। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एजुकेशन कमीशन, एनईसी, नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाया था, जिसको कि कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एडहॉक कमीशन था। ठीक है, ये एडहॉक कमीशन था, कोठारी सर के नाम से इसको बनाया गया था, इसीलिए इसको कोठारी कमीशन का नाम दिया गया था। इसमें गर्ल्स की एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया जाता था। ठीक है, गर्ल्स को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, उनको कैसे बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दी जाए, ये इस चीज में इस कमीशन में ध्यान दिया जाता था। तो इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को यूज किया जाता था, ये एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कोठारी कमीशन के अंदर कितने पिलर्स थे, तो इसके अंदर 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग बनाए गए थे। ओके, 4 पिलर्स क्या थे ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ये फास्ट रिवीजन सेशन है तो यहाँ पर मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड इज नॉट हाइड्रोमेटियोलॉजिकल? यानी कि जल मौसम वैज्ञानिक कौन सा यहाँ पर प्राकृतिक संकट नहीं है? करेक्ट आंसर है सुनामी। हाइड्रोमेटियोलॉजिकल जो है ये मेट्रोलॉजी का ही, यानी कि ये आपका मौसम वैज्ञानिक इसका ही एक पार्ट आता है, जिसमें कि जैसे कि वाटर बजट है, रेनफॉल स्टैटिक है, स्टॉर्म्स जो पानी के अंदर आते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या, उन सब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो सब चीजें आती है। आप लोगों ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम सुना होगा। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम सुना होगा, जिसको टाइफून के नाम से भी जाना जाता है, यूरिकेन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इसके एक एग्जाम्पल है। फ्लड जो होते हैं, फ्लैश फ्लड्स जो होते हैं, ये सब भी हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हजार्ड का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 2023 जो भी एग्जाम हुआ था लास्ट साइकिल, ठीक है, फरवरी वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ सपोर्ट इन राइट अमाउंट एट राइट टाइम टू इंक्रीज चाइल्ड्स कॉम्पिटेंस? तो यहाँ पे बोला गया है कॉम्पिटेंस यानी कि क्षमता। ठीक है, कौन सी वो टेक्निक होती है जो कि सही समय पे सही टाइम पर किसी बच्चे को दी जाए ताकि उनकी क्षमता को बढ़ावा दिया जा सके। सो वो क्षमता होती है स्कैफोल्डिंग। ये नया टर्म है, बहुत बार आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है? इट इज अ क्लासरूम टीचिंग टेक्निक इन विच इंस्ट्रक्टर्स डिलीवर लेसन्स इन डिस्टिंक्ट सेगमेंट, प्रोवाइडिंग लेस एंड लेस सपोर्ट एज स्टूडेंट्स मास्टर न्यू कॉन्सेप्ट और मटेरियल। ठीक है, ये होता है स्कैफोल्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अगर कोई बच्चे के लिए हाईएस्ट लेवल पर उसकी क्षमता को पहुंचाना है तो इस मेथड को यूज किया जाता है। इंस्ट्रक्टर लेसन्स को यहाँ पर डिलीवर करते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज द मेजर कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज? सो करेक्ट आंसर है सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स। सो ये है इसमें करेक्ट आंसर। सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें कि डस्ट पार्टिकल्स को भी इंक्लूड किया जाता है, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल बिट्स होते हैं, सॉलिड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल होते हैं जो कि एयरबोर्न बन जाते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई एश प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स इज एन इको फ्रेंडली रिसोर्स फॉर यूज इन व्हाट? सो इसका करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चर एज माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में कृषि। दूसरा है बंजर भूमि का विकास करना। तीसरा है बांध व जल धारण संरचनाएं, और चौथा है ईंट उद्योग। सो सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्लाई एश जो कि थर्मल पावर प्लांट्स में प्रोड्यूस की जाती है एंड ये इको फ्रेंडली भी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर हैज नो डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंड? सो वो कौन सा नेचुरल हजार्ड, वो कौन सी प्राकृतिक आपदा ऐसी होती है जिसका शुरू होने का और रुकने का कोई निश्चित या निर्धारित समय नहीं होता? वो होता है सूखा।
अर्थक्वेक का पता है कि कुछ सेकंड्स के लिए आएगा, रुक जाएगा। लैंडस्लाइड भी एक बार मिट्टी गिर जाएगी, पहाड़ धंस जाएगा और वो रुक जाएगा। तूफान का भी पता है कुछ समय में रुक जाएगा, लेकिन सूखे का कोई भरोसा नहीं होता। ये आज अगर शुरू होता है तो पता नहीं है कि कितने दिन बाद बारिश होगी, कितने दिन बाद इससे निजात लोगों को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर्स ऑफ इंडिया। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। सो अनट्रीटेड सीवेज जो होते हैं, यानी कि घरों का पानी, इंडस्ट्रीज का पानी जो ट्रीट नहीं किया जाता, घर में जो टॉयलेट्स होते हैं उनका पानी एक जगह पे स्टोर नहीं किया जाता, वो गंदा पानी नदियों में मिला दिया जाता है, तो वो उसकी वजह से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन रिवर में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप लोगों का 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोलती है, स्टेटमेंट 1 में बोला गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। ISA was launched on the sidelines of COP24। सो COP24 के साइड लाइन में ISA को लॉन्च किया गया था। स्टेटमेंट 2 बोलती है ISA was launched by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट्स है। सो करेक्ट आंसर देखो यहाँ पर, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। कॉप पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुकी हूँ, नहीं देखी है कमेंट कीजिए, आप लोगों के साथ पर्सनली मैं लिंक शेयर करूंगी। सो इसका करेक्ट आंसर बी है, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। क्यों फॉल्स है देखो, ISA International Solar Alliance was jointly launched by Prime Minister Narendra Modi and then President of France, और इन सबको 30 नवंबर 2015 को पेरिस में इसको जो है जॉइंटली लॉन्च किया गया था। साइडलाइन 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP21 में इसको किया था, ना कि COP24 में। तो ये चीजें आप लोग पढ़ लीजिए, डिटेल डिस्क्रिप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोर एयर पॉल्यूशन इज अ सीरियस हेल्थ हजार्ड, ठीक है। जो घर के अंदर ही वायु का प्रदूषण होता है वो बहुत एक सीरियस गंभीर स्वास्थ्य का खतरा होता है। इसका कारण ये है कि डिस्पर्सल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स इज रादर लिमिटेड इन इंडोर एनवायरनमेंट। सो यानी कि वायु प्रदूषकों का फैलाव इंडोर वातावरण में अपेक्षाकृत सीमित रहता है। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और रीजन इसका बिल्कुल करेक्टली इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू टोटल पावर जनरेशन इन इंडिया आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी। सो पहला है थर्मल पावर प्लांट्स TPP, दूसरा है लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, तीसरा है न्यूक्लियर एनर्जी एंड चौथा है रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, विच इंक्लूड सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एंड स्मॉल हाइड्रो पावर ऑब्जेक्ट्स। सो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा एनर्जीज होती हैं TPP में, उसके बाद होती है रीन्यूएबल एनर्जी में, उसके बाद होती है लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में और सबसे कम होती है न्यूक्लियर एनर्जी में। इन सब पॉइंट्स के हिसाब से हम इनको अरेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ सुनामी इज। सो सुनामी का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हार्बर वेव। द वर्ड सुनामी कम्स फ्रॉम द जापानीज टर्म, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। इट इज ऑफन एक्सप्रेस दैट सुनामी इज अ seismic or tidal wave, but the scope of tsunami can be generated by non-seismic actions as well, like underwater landslide, volcanic eruption, etc. Next question है, turbulent and rapidly flowing waters are generally depleting in oxygen। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हो, ठीक है। स्टेटमेंट 2 बोलती है adding organic materials such as sewage or paper pulp to water stimulate activities and oxygen consumption by decomposers। So correct answer है इसका option number D, that is both the statements are first statement is false and second statement is true। reason इसका यहाँ पर आपको मिल जाएगा। false क्यों है? पहली, rapid water flow होते हैं जो turbulence ensure adequate oxygenation। Water pollution can result in oxygen depletion। Flowing water habitat is different from stationary। Under these conditions of flowing water and turbulence, oxygen depletion does not occur। So इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? असत्य है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है, ये भी आपका नेचुरल हजार्ड में से ही पूछा गया है क्वेश्चन। hazard identification, dose response assessment, exposure assessment और risk characterization।
ओके, सो इसको मैच करेंगे, देख सकते हो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि संकट की पहचान करना। ये क्या है? ये है process of determining whether or not a particular chemical is linked to a particular health effect। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, करेक्ट आंसर ये है। डायरेक्ट डेफिनेशन है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर रिस्क असेसमेंट स्टेप्स की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड टू टीचर नीड्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। टीचर की नीड्स पूरे करने के लिए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को यूज नहीं किया जाता, ये स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 2 बोलती है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, ये क्या है? ये एक सेंटर्ड अप्रोच है जो कि कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन होती है किसी सब्जेक्ट मैटर पर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं प्रभा, आपको पता है कि डीटीएच चैनल होते हैं। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि बताइए स्वयं प्रभा के अंदर कितने नंबर ऑफ डीटीएच चैनल्स अवेलेबल है। ये इसमें बोला है गया है कि किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? ये किया गया है एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसका अब नाम बदल दिया गया है। याद रखिए, जो कि एमएचआरडी के नाम से पहले जाना जाता था, उसका नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। एग्जाम में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अ लर्नर कंबाइंस हिज और हर प्रीवियस स्कीम्स और मॉडिफाइज देम एज पर न्यू एक्सपीरियंसेस। एक स्टूडेंट ने अपनी पुरानी स्कीम्स, अपने पुराने नॉलेज को यूज किया, देखा और उसको मॉडिफाई किया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एंड मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास एंड टू अराइव एट न्यू स्कीमा, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कॉमोडेशन। अब जैसे मैं टीचिंग जब पहले करती थी, जब मैंने बिल्कुल शुरुआत में नया ऑनलाइन टीचिंग किया था, तो पहले का तरीका मेरा पढ़ाने का कुछ और था, अब का कुछ और है। तो मैंने अपने पुराने नॉलेज, पुराने तरीके और पुराने एक्सपेरिमेंट से कुछ नया सीखा एंड अब उसको यूज करके जो मैं कुछ नया अचीव कर रही हूँ, उसको अकोमोडेशन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकरेंस ऑफ नेचुरल हजार्ड इज अफेक्टेड बाय। प्राकृतिक खतरों की जो घटनाएं होती है उसको किससे प्रभाव करता है? किसको वो प्रभावित करता है? लैंड यूज चेंजेस, ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन, और तीसरा है क्लाइमेट चेंज। ओजोन डिप्लीशन, यानी कि ओजोन की कमी का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट गैसेस is not produced both naturally as a result of industry activities। not produced naturally बोला है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो होते हैं वो इस तरीके से डेवलप नहीं किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the following fuel of energy, which of the following environment friendly? Which of the following is the most environment friendly? Correct answer here is hydrogen। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा environment friendly जो है वो हाइड्रोजन ही होती है as compared to बाकी के 3। ICT यूनिट से क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इंट्रापर्सनल और मास कम्युनिकेशन मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था। एक और होता है, वो होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स को ग्रुप और मास में कंफ्यूजन रहता है। मास कम्युनिकेशन की अगर पहले हम बात करते हैं फिर से, एक पर्सन बहुत सारे लोगों को एक साथ कोई मैसेज दे रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूज चैनल्स, न्यूज पेपर्स भी इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, रेडियो भी इसका एग्जाम्पल है। और ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे लोग तो नहीं होते लेकिन सब पार्टिसिपेट करते हैं। सबको बोलने का, अपने व्यूज रखने का पूरा अधिकार होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस। ठीक है, कोलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? उसमें होते हैं एन ओबीडियंस ऑर्डिनेशन, यानी कि आज्ञाकारिता, दीक्षा। दूसरा होता है रिवॉर्ड्स एक्सचेंज ऑर्डिनेट ऑर्डिनेशन। उसके बाद आता है लॉ एंड ऑर्डर ऑल द नेशन।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डिनेशन। सो ये जो कोलबर्ग की थ्योरी है ना मोरल डेवलपमेंट की, ये आपको जाननी है। इसके अलावा मोरल डेवलपमेंट के लिए और भी बहुत सारी थ्योरीज होती हैं। उन थ्योरीज के आप लोग नेम याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम बाकी है ना, तो आप लोग अभी ये नहीं कर सकते कि हर एक थ्योरी के हर एक स्टेप को याद रखो। तो सिर्फ नाम याद रख लोगे मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरीज के, तो भी आपके लिए काफी है। समय बचेगा तो स्टेजेस पे जरूर जाइएगा। ओके, होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, जरूर मुझे कमेंट करके पूछिएगा। मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। इन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप के थ्रू नंबर्स पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो